मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उसी देश में 21.9% यानी कि 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। यहाँ तक कि 11.1% लोग अत्यधिक गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हैं। भारत साउथर्न एशिया का एक ऐसा देश जिसकी अथाह संपत्ति को देख भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1 एडी से 1000 एडी के बीच भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 1 एडी में विश्व की अर्थव्यवस्था में 52.9% हिस्सा भारत का हुआ करता था। 1600 ईस्वी में भारत की पर कैपिटा जीडीपी $1305 हुआ करता था, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चाइना, ब्रिटेन से भी ज्यादा था। पर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था गिर कैसे गई? 1000 एडी के बाद से ही भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गया था और भारी मात्रा में मंदिरों और खजानों से सोना चांदी लूट कर ले गए। इसी बीच 1526 ईस्वी में पहला मुगल शासक बाबर ने भी हमला कर दिया। वैसे तो वो भारत को लूटने ही आया था, पर उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो वो भारत में ही रह गया। वो सब कुछ हार कर ही भारत में आया था, तो जाएगा कहाँ? कुछ लोगों का मानना है कि भारतवासियों के प्रेम, संस्कृति और अपनापन को देखकर बाबर भारत में ही रह गया, पर ऐसा नहीं है। भारत उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित लगा, इसीलिए वो यहाँ रुक गया था। 15वीं शताब्दी में वर्ल्ड जीडीपी का 24.5% हिस्सा भारत का हुआ करता था, जो कि पूरे यूरोप के बराबर था। उसी वक्त मुगलों का शासन शुरू हुआ। मुगलों के शासन काल में जीडीपी तो नहीं बढ़ी, पर मुगल एम्पायर का तीसरा शासक अकबर ने 2-4 अच्छे सामाजिक काम किए, जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा तो बहुत भयंकर प्रथा होती थी। बाप रे बाप, विधवा औरतों को जिंदा ही उसके पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। इसके अलावा दास प्रथा, पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया कर क्या होता था कि अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसे बाद में अकबर ने बंद करवा दिया था। यहाँ तक कि अकबर ने सारे धर्मों को जोड़ने के लिए दीन-ई-इलाही नाम से एक नया धर्म ही बना दिया, जिससे कि सारे धर्मों के लोग एक साथ जुड़कर रह सके। पर मुगलों ने भी भारत को खूब लूटा। बाबर ने दिल्ली के खजाने को मुसलमानों और सेंट्रल एशिया के तजाकिस्तान में और चाइना के जिंजियान में खूब लुटाया। इसके अलावा धर्म के नाम पर समरकंद, खुरासान, मक्का और मदीना पर भी दिल्ली के खजाने को खूब लुटाया। इतना लूटने के बाद भी 1700 एडी में वर्ल्ड जीडीपी का 24.4% हिस्सा भारत का था। उस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड थी, लेकिन जीडीपी के लगातार डाउनफॉल के कारण 1850 आते आते 5 से 10% ही रह गया था। मुगलों ने तो लूटा ही, बाकी बचा कसर अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। वैसे तो अंग्रेज 1605 ईस्वी में ही अपनी फटीचर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे, पर उनका असली लूट और करप्शन 1765 से शुरू हुआ। 1765 से 1938 तक ब्रिटेन ने भारत का 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा, जो कि $45 ट्रिलियन के बराबर होता है। इतनी बड़ी लूट अंग्रेजों के करप्ट सिस्टम के कारण ही संभव हो पाया। भारत राजनीतिक दृष्टि से कमजोर और आर्थिक रूप से संपन्न था। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर राजनीति में भ्रष्टाचार शुरू करवा दिया। एक नवाब को दूसरे से लड़वाया और भारत को गुलाम बना दिया। यही भ्रष्टाचार हमारे नेताओं को विरासत में मिली है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी और नागरिक दोनों पर ही कई तरह के टैक्स लगाए। टैक्स से हुए आमदनी का 1/3 हिस्सा भारतीयों से उसी का सामान खरीदने में खर्च किया जाता था। जो भी सामान भारत से लिया जाता था उसे सस्ते दामों पर व्यापारियों के टैक्स के पैसे से ही खरीदा जाता था। फिर उसे ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। यानी फ्री का सामान इस्तेमाल भी किया जाता था और बेचा भी जाता था। इसी एक्सपोर्ट के कारण यूरोप से ब्रिटेन में बहुत ज्यादा आय आने लगा। ये सारा व्यापार भारत से चुराया गया पैसों से ही हो रहा था। जब ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया, उस समय नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का काम आसान हो गया था और भारतीय व्यापारी खुद ही इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए। अगर भारतीय इंटरनेशनल ट्रेड करने लगे तो भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, क्योंकि भारत में जो कोई भी विदेशी व्यापार करना चाहता था उसे एक खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये एक तरह की पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही लिया जा सकता था, और उसे लेने के लिए आपको लंदन जाकर सोना या चांदी देकर उस बिल को लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाकर उस बिल को कैश करवाना होता था। यह बिल किसी चेक की तरह होता था। चेक को जैसे बैंक में जाकर कैश करवाना पड़ता है, उसी तरह इसे ब्रिटिशर्स से कैश करवाना पड़ता था। तब जाकर उन्हें रुपए में पेमेंट मिलती थी, पर यह पेमेंट भारत से ही लिए गए टैक्स में से दिया जाता था। वाह, हमरे पैसा हमरे वापस दे रहा है। बिना किसी खर्च के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सोना चांदी भी जा रहा था और व्यापारियों को लगता था कि यह पैसा उनका कमाया हुआ है। ऐसे ही करते करते सारा सोना चांदी लंदन में इकट्ठा हो गया, जिसे भारत में होना चाहिए
था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ब्रिटेन भारत से चांदी देकर कपड़े, चावल और भी कई तरह के सामान खरीदा करता था। भारत से सोना, चांदी, हीरा मोती, प्राचीन मूर्तियों को तो लूटा ही, पर हमारी सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को भी ले गए। इस बुढ़िया के ताज को देख रहे हैं, इसी में कोहिनूर हीरे को लगाकर रखा है। इतना सब होने के बाद आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन एक तरफ भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ देश के पार्टीशन का गम। अंग्रेज तो चले गए, पर जाते जाते देश को केक की तरह दो टुकड़ों में काट कर रख दिया। लेकिन आज भी ब्रिटेन भारत की इस लूट का जिम्मेदार खुद को नहीं मानता। ब्रिटेन कहता है कि हमने भारत का विकास किया। ब्रिटेन भारत को एक रिच कंट्री बनाने के लिए आया था, लेकिन 200 सालों के ब्रिटिश राज में भारत का जीडीपी सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरा है। 1947 में भारत का जीडीपी सिर्फ 2.7 लाख करोड़ ही था, जो वर्ल्ड जीडीपी का 3% था। विदेशी गोरों ने तो बहुत लूटा। अब बात करते हैं अपने देश की काले गोरों की, जिसके कारण भारत और भी गरीब हो गया। आजादी के बाद सबसे पहला घोटाला, भारत सरकार ने लंदन की एक कंपनी से 200 जीप खरीदने का फैसला किया, लेकिन जीप मिली सिर्फ 155। नेहरू सरकार ने इस केस को बंद कर दिया और आरोपी कृष्ण मेनन को कैबिनेट में शामिल कर लिया। जिसको सजा मिलनी चाहिए उसे कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद 1951 में साइकिल आयात में घोटाला हुआ। आरोपियों से 1 रुपए की वसूली नहीं हो पाई। 1998 में इंश्योरेंस घोटाला, 1976 में तेल घोटाला। इंडियन ऑयल ने हांगकांग की एक फर्जी कंपनी से डील कर ली और भारत सरकार को 13 करोड़ रुपए का चूना लगा। 1987 में 20 करोड़ रुपए का पनडुब्बी घोटाला। 1987 में ही 64 करोड़ रुपए का बोफोर्स घोटाला। 1996 में चारा घोटाला, जिसमें 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा था। 2009 में मधु कोरा को 4000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया। 120 करोड़ रुपए का एयरबस घोटाला। 1996 में 1200 करोड़ रुपए का दूरसंचार घोटाला। 1996 में ही 133 करोड़ रुपए का यूरिया घोटाला। ये सारे घोटाले हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और उनके चमचों ने किया। देश का विकास जाए भाड़ में, सबको अपनी पॉकेट भरने से मतलब है। ये सारे घोटाले तो एक बूंद के छिटके के बराबर है। यहाँ इतने घोटाले हुए कि बताना मुश्किल है। ब्रिटिश जब भारत छोड़कर गए थे तब भारत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उसी भारत की जीडीपी रैंकिंग आज टॉप 5 से 6 के बीच में रहती है और बहुत जल्द हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनेंगे। 2019 में मोदी जी ने कहा था कि आने वाले 5 सालों में इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनेगा, यानी कि 2024 तक। पर इसी बीच कोरोना के वजह से पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। अभी इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन है और 2 ट्रिलियन करना है। अब इसे 2024 तक तो नहीं, पर 2028-29 तक इसे अचीव किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।